टू द ऑडिट की रफ्तार सेशन। अभी आप लोगों ने कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ एंटिटीज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉस्ट ऑडिट, ये सब कवर कर लिया है। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले एक हमारा ऐसा एसे जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रहता है, दैट इज एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊंगी एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर हम लोग कवर करेंगे कारो, फिर हम लोग कवर करेंगे एसे 299, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, और हम लोग कवर करेंगे ऑडिट प्रोग्राम, नोटबुक, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट। ये सब आप लोग करके जाओ। मैं आपको बता रही हूँ कल के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल आज के ही सेशन से होगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से करोगे, आपको अभी का अभी टॉपिक बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले एसे 230 का नाम क्या है? एसे 230 का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब। तो किसी भी ऐसे को अगर हम लोग मीनिंग हम लोगों को याद करना है, बहुत इजी तरीका है, पहले नंबर फिर नाम, एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिक्स लाइन है जो आप सब में लिख सकते हो, नंबर नाम, डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस। यहां तक आप सारे ऐसे में सेम लिखोगे। जैसे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस। बोलो, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस। क्या? अब ऐसे का जो मतलब है वो लिख दो, टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे 230 का मीनिंग क्या है? ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस, या ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विथ, तुम यही से शुरू कर दो, डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है? एकदम मीनिंग एकदम दिमाग में छप गया होगा। चलो, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का अब हम लोग डेफिनेशन करेंगे। अभी ऐसे का मीनिंग किए, तो ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोला मैंने? टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, मेरा बात सुनो एकदम ध्यान से, अभी का अभी याद हो जाएगा। ऑडिटर कुछ प्रोसीजर करता है, उससे उसको कुछ सबूत मिलता है, उसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूजन या ओपिनियन देता है। ऑडिटर कुछ किया, कुछ मिला और कुछ दिया। किया उसको क्या बोले? ऑडिट प्रोसीजर। जो मिला उसको क्या बोले? ऑडिट एविडेंस। और वो जो दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। इस तीनों के रिकॉर्ड को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। इजी है, देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जो किया, जो किया, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो उसको मिला, एंड कंक्लूजन ऑडिटर रीच्ड, दिया। तो किया क्या? ऑडिट प्रोसीजर। मिला क्या? ऑडिट एविडेंस। दिया क्या? कंक्लूजन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड ऑडिट कंक्लूजन रीच्ड। इसी के रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या था? एसे 230 का मीनिंग। एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये ऐसे का मीनिंग था। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं सिर्फ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ तीन चीज, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन ऑडिटर रीच्ड। इजी है? इजी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, जो ऑडिटर या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है इसका क्या पर्पस है, इसका क्या पर्पस है? देखो, तीन पॉइंट है, असिस्ट असिस्ट असिस्ट। क्या बोला मैंने? तीन पॉइंट है, असिस्ट असिस्ट असिस्ट। इतना ही नहीं, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम। दो पॉइंट है, इनेबल द कंडक्ट ऑफ, इनेबल द कंडक्ट ऑफ। याद हुआ? तो पर्पस या बेनिफिट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ही बात है। तो क्या बोलोगे? असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, इनेबल द कंडक्ट ऑफ, इनेबल द कंडक्ट ऑफ। पक्का? चलो,
assist the engagement team, assist the engagement team, assist the engagement team. पहला में लिखोगे to plan and perform the audit. Audit documentation engagement team को assist करता है audit को plan और perform करने में. तो assist the engagement team to plan and perform the audit. Assist the engagement team to direct and supervise the audit. And assist the engagement team to be accountable for its work. समझ में आया? तीन चीज में ये एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है. टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, समझ में आ रहा है, टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट, और तीसरा टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क. तीन चीज में असिस्ट करता है. असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम. पहला में क्या लिखोगे? टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, फिर डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट, और थर्ड में टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क. क्लियर है? 4 and 5. Enable the conduct of. एक में लिखोगे enable the conduct of quality control review and inspection as per SQC 1. क्या लिखा? Enable the conduct of quality control review and inspection. क्या लिखा? Enable the conduct of quality control review and inspection as per SQC 1. फिर क्या लिखोगे? Enable the conduct of external inspection. एक बार क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, एक बार क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, और एक बार एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन एज पर एसक्यूसी 1, और जो नीचे वाला लिखोगे लास्ट, इनेबल द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज पर लीगल, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट, एज पर लीगल, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट. ये 6 पर्पस आपको लिखना है. पर्पस बोलो, बेनिफिट बोलो, एक ही बात है. इजी. क्या पर्पस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम, असिस्ट द एंगेजमेंट टीम. इनेबल द कंडक्ट ऑफ, इनेबल द कंडक्ट ऑफ. क्या है? असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट. कैसे ऑडिट करोगे? पॉइंट बी क्या है? टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट. सी क्या है? to be accountable for its work. फिर क्या है? enable the conduct of quality control review and inspection as per SQC 1. लास्ट में क्या है? enable the conduct of external inspection as per legal, regulatory and other requirement. easy है? चलो अब the form, content and extent of audit documentation depends on factors such as, हमें कितना डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस फॉर्म में करना है ना, और कितना कंटेंट होगा, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा. एंटिटी कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुमको डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करना पड़ेगा. तुम कैसा ऑडिट प्रोसीजर का नेचर रखे हो उस पे भी डिपेंड करता है. समझ आ रहा है? तुम कैसा मेथोडोलॉजी और टूल्स यूज कर रहे हो ऑडिट में, उस पे भी डिपेंड करता है. तुमको कैसा सबूत मिल रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है. तो ये सब फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा कि तुम डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करोगे या कम करोगे. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. किस पे? द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. दूसरा, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म. द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म. नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट और एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये 4 फैक्टर तुम याद रखो जिस पे डिपेंड करेगा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट. क्या डिपेंड करेगा? फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. पहला क्या लिखोगे? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. दूसरा, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म. तीसरा, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. चौथा, द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड. और किस पे डिपेंड करेगा? आइडेंटिफाइड ROMM पे. अगर ROMM बहुत हाई है तुमको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. आइडेंटिफाइड ROMM बोले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो ये 5 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा. किस पे? पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म. ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिलता है? सबूत. तो द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. द आइडेंटिफाइड ROMM पे. द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड पे. ये सब पे डिपेंड करेगा तुम्हारा क्या? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इजी है? अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है? ऑडिट प्रोग्राम आता है, एनालिसिस आता है, AACC ऑडिट प्रोग्राम एनालिसिस. सी से चेकलिस्ट. एक और सी से करस्पॉन्डेंस. और क्या आता है? लेटर ऑफ कंफर्मेशन. क्या आता है? लेटर ऑफ कंफर्मेशन. ये सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल में आएगा. इजी लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज ऑडिट फाइल? ऑडिट फाइल क्या होता है? मेरा बात समझना. फाइल क्या होता है? एक फोल्डर है, या तो फिजिकल फॉर्म में होगा
या इलेक्ट्रॉनिक, तुम लोग जो फाइल रखते हो, आज प्रोजेक्ट का बहुत सारा पेपर होता था, उसको एक फाइल में डालते थे ना, सेम ऑडिट फाइल है। आज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा बिखरा हुआ डॉक्यूमेंट है, सबको एक फाइल में असेंबल कर दो। तो फाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, बट उसके अंदर है क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। तो ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया। क्या बोला, ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यही क्या है, मीनिंग है ऑडिट फाइल का। तो ऑडिट फाइल इज द फोल्डर, वन और मोर फोल्डर, एक या ज्यादा से रखो, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और फिजिकल फॉर्म कंटेनिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। हर क्लाइंट का अलग अलग ऑडिट फाइल हम लोग बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। ऑडिट फाइल को लेकर कुछ रूल्स हैं, सुन लो। एसक्यूसी 1 ये बोलता है कि जितने भी फर्म्स हैं उनके पास पॉलिसी होना चाहिए रिगार्डिंग असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। ठीक। फिर दूसरा बोला ऑडिट फाइल का असेंबली विद इन टाइम हो जाना चाहिए। कितना टाइम है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के विद इन 60 डेज। जब असेंबली कर रहे हैं तब हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, बट एक बार कंप्लीट हो जाए ऑडिट फाइल असेंबल हो जाए तो हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बस यही है रूल्स रिगार्डिंग असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। तो पहले देखो क्या बोला है, auditor shall assemble the audit documentation in audit file and complete this administrative process on timely basis। क्या बोला, auditor assemble करेगा audit file को, the auditor shall audit documentation को, assemble मतलब एक जगह इकट्ठा करना, auditor shall assemble the audit documentation in audit file and complete this administrative process on timely basis after the auditor's report। एक बात हमेशा याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद ही असेंबली होगा, उसके पहले करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑडिट फाइल में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन जो रख रहे हैं वो ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगा उसके अंदर, इसलिए बोलते हैं रिपोर्ट बनने के बाद ही असेंबल करो। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑडिट फाइल ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 1, एसक्यूसी 1 जिसका नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। क्या नाम है एसक्यूसी 1 का, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, फर्म जो ऑडिट करता है, ऑडिट फर्म के लिए बोल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। एसक्यूसी 1 क्या बोलता है, फर्म शुड हैव द पॉलिसी रिगार्डिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। ये पहला रूल है, एसक्यूसी 1 बोलता है। अब ये एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट है क्या, जिसके विद इन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 60 डेज आफ्टर द डेट ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इशू हुआ वहां से विद इन 60 डेज ऑडिट फाइल असेंबल हो जाना चाहिए, बट चेंजेस में बी मेड ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस। अब एग्जांपल बोल रहा है, जैसे क्या चेंज, कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है उसको डिलीट या डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिलीटिंग और डिस्कार्डेड सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। सॉर्टिंग द वर्किंग पेपर को सॉर्ट कर रहे हैं, चेकलिस्ट को क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस को। ये सब हम कर सकते हैं असेंबली के दौरान, बट वंस द ऑडिट फाइल हैज बीन असेंबल्ड नो डिलीशन और एडिशन कैन बी मेड। इजी। तो ऑडिट फाइल असेंबली को लेके 4 बात है। पहला क्या बोला, एज पर एसक्यूसी 1, एसक्यूसी 1 का नाम लिखो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट and review of historical financial information and other assurance and related service requires the firm to have policy regarding assembly of audit file. Point 2, audit file shall be assembled within 60 days after the date of audit report. Point 3, changes may be made during the assembly process. Example, deleting or discarding superseded document, signing of the checklist, समझ रहे हो, sorting working paper, documenting audit evidence, but once the audit file has been assembled any changes cannot be made, addition or deletion cannot be made। याद रहेगा, एक चीज याद रखना, एज पर एसक्यूसी 1, एसक्यूसी 1 का नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। ऐसा फर्म जो ऑडिट करता है, रिव्यू करता है, अदर एश्योरेंस या फिर रिलेटेड सर्विस करता है, बोलते हैं उसके हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ
ऑडिटर। किसका प्रॉपर्टी है? ऑडिटर का। एमसीक्यू भी पूछ सकता है। बट अगर तुमसे क्लाइंट कॉपी या एक्सट्रैक्ट मांगेगा तो ऑडिटर दे सकता है, ये ऑडिटर का अपना डिसीजन है। ऑडिटर दो चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी को अपने डॉक्यूमेंटेशन का कॉपी या कोई भी पार्ट दे रहे हैं तो दैट शुड नॉट इम्पैक्ट माय इंडिपेंडेंस, उससे ऑडिटर का इंडिपेंडेंस हार्म नहीं होना चाहिए और ऑडिटर का किया हुआ काम अंडर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, तो वो दे सकता है किसी और को भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आपको जान के बहुत खुशी होगा हमारा एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो चुका है। सबसे पहले हम लोग किए एसए 230 का मीनिंग। एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इजी है। दूसरा, व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन ऑडिटर रीच्ड। समझ आया? पर्पस, 5 पर्पस कराई हूं। assist the engagement team to plan and perform the audit, assist the engagement team to direct and supervise the audit, assist the engagement team to accountable for the work, enable the conduct of quality control review and inspection as per SQC1, enable the conduct of external inspection as per legal, regulatory and other रिक्वायरमेंट। क्या क्या फैक्टर है जो डिपेंडेंट है, जिस पे डिपेंड करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, द ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज्ड, समझ रहे हो, एंड आइडेंटिफाइड आरओएमएम। एग्जांपल AACCL ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, करस्पॉन्डेंस, चेकलिस्ट। इजी है। ऑडिट फाइल, it refers to the one or more folder in physical form or electronic form containing audit documentation for specific audit engagement. Auditor shall assemble the audit file on timely basis. Point 1, as per SQC1, SQC1 का नाम बोलो, quality control for firms that perform audit, review of historical financial information and other assurance and related service requires the firm to have policy regarding assembly of audit file. Audit file shall be assembled within 60 days after the issue of audit report. However, changes may be made during assembly process like deleting or discarding सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, है ना, सॉर्टिंग द वर्किंग पेपर, समझ में आ रहा है, साइनिंग ऑफ द चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस। इजी है। During assembly file changes may be made, but once the audit file is assembled, any deletion or addition shall not be possible. समझ में आया? ओनरशिप ऑडिटर का है। SQC1 के हिसाब से ऑडिटर का अपना मन है कि वो उसका कॉपी और एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दे, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट इंपैक्ट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, इट शुड नॉट हैम्पर वर्क ऑफ ऑडिटर। डन। ये हमारा क्या हो गया? एक ऐसे हो गया 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो पैफ और कैफ वाला पॉइंट है मैं आपको बता दूं, उससे डिफरेंस अगर आएगा आपको एग्जांपल ही लिखना है। जैसे कि लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, ये परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट है, समझ रहे हो। मैनेजमेंट लेटर टेम्पररी का पार्ट है। तो दोनों में क्या क्या है डिफरेंस, मैं एक सेशन ली थी ऑल इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, वो आप ऐसे भी करो। समझ आ रहा है? तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड खत्म हो गया एसए 230। बताइए गाइस, कोई डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए। लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसए 299। बहुत छोटा सा एसए और बड़ा मजेदार है। कई बार इससे 7 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। देखो एसए 299 का नाम क्या है? 99 जॉइंट ऑडिट। क्या नाम है? जॉइंट ऑडिट। बड़ा मजेदार, बड़ा छोटा सा, एकदम छोटा सा एसए है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं 4 टॉपिक हमें जॉइंट ऑडिट में पढ़ना होता है। सबसे पहले मीनिंग, कुछ नहीं है मीनिंग में। अगर किसी एक एंटिटी का ऑडिट मोर देन 1 ऑडिटर करता है उसी को जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। डन। एडवांटेज करेंगे, डिसएडवांटेज करेंगे, और ऐसा कौन सा मैटर्स है जिसके लिए जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली लायबल होंगे। नहीं तो जॉइंट ऑडिट में जनरली क्या होता है, असेट का काम एक ऑडिटर ले लिया, लायबिलिटी एक, इनकम एक, एक्सपेंस एक, तो ये लोग अपने अपने काम के लिए लायबल होता है। बट कुछ कॉमन एरिया है जिसके लिए दोनों लायबल है। जैसे ये डिटरमाइन करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ है या नहीं, इस मैटर को जानने के लिए दोनों लायबल है। समझ रहे हो? ऐसा कोई भी एरिया जो दोनों डिवाइड करना भूल गया या नहीं किया, उसके लिए दोनों लायबल होगा। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, एनटीई ऑफ ऑडिट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डिसाइड करने के लिए दोनों ऑडिटर लायबल है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी कॉमन एरिया होगा ना, उसके लिए ज्वाइंटली लायबल होंगे। बस ये 4 टॉपिक ही है जो आपको 299 में करना है। 10 मिनट लगेगा, कर लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। ज्वाइंट ऑडिट क्या होता है?
तो आप ज्वाइंट ऑडिट को इस तरीके से डिफाइन करोगे, ऑडिट ऑफ एन एंटिटी, ऑडिट ऑफ एन एंटिटी by more than one auditor, by more than one auditor together is known as joint audit. बस ये आपको इसमें याद रखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? ऑडिट ऑफ एंटिटी बाय मोर देन वन ऑडिटर टुगेदर इज नोन एज ज्वाइंट ऑडिट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एडवांटेज। ज्वाइंट ऑडिट का क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा है लो वर्कलोड। आज सारा का सारा वर्कलोड एक ही ऑडिटर पे नहीं आएगा। हम असेट ले लिए, तुम लायबिलिटी चेक कर लो, तो आपको लायबिलिटी चेक नहीं करना पड़ेगा, मतलब वर्कलोड क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। पहला फायदा। वर्कलोड कम होगा तो परफॉर्मेंस का क्वालिटी अच्छा होगा, गुड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं मतलब हम सर्विस दे रहे हैं अच्छा, गुड सर्विस और इंप्रूव्ड सर्विस टू द क्लाइंट। हेल्दी कंपटीशन, लो स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? लो स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, आज हमें दो लोगों के एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, एंड म्यूचुअल कंसेंट। दीज आर द 7 एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट। क्या क्या? लो वर्कलोड, तो इससे क्या होगा? गुड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा? इंप्रूव्ड सर्विस टू द क्लाइंट, हेल्दी कंपटीशन। समझ में आ रहा है? म्यूचुअल कंसेंट, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब क्या है? एडवांटेज है ज्वाइंट ऑडिट का। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, आज वर्कलोड कम होगा, आज क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आज क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिलेगी। समझ रहे हो? और क्या अच्छा है? म्यूचुअल कंसेंट का फायदा मिलेगा। अगर मैं बोलूं तो लोअर स्टाफ कॉस्ट हो जाएगा, टाइम पे काम कंप्लीट होगा, एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ नुकसान भी है। कन्फ्लिक्ट होगा, दोनों ऑडिटर के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। एक बोलेगा हम अच्छा काम करते, एक बोलेगा सुपीरियर इंफीरियर फील आएगा। समझ आ रहा है? दूसरा, फीस शेयर हो जाएगा, जो फीस सिर्फ मेरे को मिलता वो शेयर हो गया। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, और कई बार कॉमन एरिया नेग्लेक्ट हो जाता है। कॉमन एरिया ना ए देखा ना बी देखा, वो हुआ ही नहीं। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लोगों को आदत होता है हमेशा अपने आप को महान समझना, तो ये प्रॉब्लम बड़ा आता है जॉइंट ऑडिट में। क्या क्या प्रॉब्लम है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसी से याद रखना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तीसरा, कॉमन एरिया नेग्लेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और फीस क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है। क्लियर है? मीनिंग हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज। मैं पहले ही बोली थी 10 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं खत्म कर रही हूँ तुम्हारा जॉइंट ऑडिट। एक बार जॉइंट ऑडिट का मतलब बता दो। इट इज एन ऑडिट ऑफ एन एंटिटी बाय मोर देन वन ऑडिटर टुगेदर इज नोन एज जॉइंट ऑडिट। एडवांटेज क्या है? सबसे पहला फायदा है लो वर्कलोड, गुड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सर्विस टू द क्लाइंट, लो स्टाफ कॉस्ट, म्यूचुअल कंसेंट, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, एंड हेल्दी कंपटीशन। डिसएडवांटेज, fees will be shared, common area will be neglected, superiority complex, psychological problem in coordination. Easy? अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, मैटर है, जिसके लिए जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली लायबल है? मतलब ये कुछ ऐसे काम है जिसके लिए हम दोनों को पकड़ेंगे। सबसे पहला, ऐसा वर्क जो डिवाइड नहीं हुआ है बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर। तो द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर। जरूरी नहीं है जॉइंट ऑडिटर का मतलब दो ही होता है, एक से ज्यादा, 2 3 4 अगर ऑडिटर है तो भी वो जॉइंट ऑडिटर है। तो द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर। दूसरा, फॉर डिसाइडिंग एनटीई ऑफ ऑडिट। एनटीई बोले तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये डिसाइड करना सारे जॉइंट ऑडिटर का काम है। एग्जामिनिंग whether financial statement comply with FRF, examining whether financial statement comply with AS, ये भी लिख सकते हो, whether financial statement comply with AS। समझ आ रहा है? इंश्योर करना कि ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे है, ये भी किसका काम है? जॉइंट ऑडिट का काम है। और ऐसा मैटर जो एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरा जॉइंट ऑडिटर नोटिस में लाया, बट दूसरा जॉइंट ऑडिटर उस पर तजब्बो नहीं दिया, मतलब कुछ भी सोचा नहीं, कोई भी ध्यान नहीं दिया, ऐसे एरिया के लिए दोनों जॉइंट, जितने भी जॉइंट ऑडिटर है सब रिस्पॉन्सिबल है। किस किस मैटर के लिए? द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर, फॉर डिसाइडिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, एग्जामिनिंग वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद FRF, examining whether financial statement comply with AS, ensuring whether audit report complies with SAS, and matter which brought to the notice of joint auditor by one of them. Easy? ये कुछ ऐसे फैक्टर्स और मैटर्स है जिसके लिए जॉइंट ऑडिटर क्या है? जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स ऑल गाइस, जॉइंट ऑडिट भी हमारा
खत्म हो गया। मीनिंग हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या क्या किए हम लोग? सबसे पहले मैं क्या बताई, वर्कलोड क्या होगा, लो होगा, इससे क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा, इंप्रूव्ड सर्विस टू क्लाइंट होगा, लो स्टाफ कॉस्ट होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, ये सब फायदा है इसका। डिसएडवांटेज क्या है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और क्या फायदा है? डिसएडवांटेज क्या है, कॉमन एरिया माइट बी नेग्लेक्टेड, फीस बीइंग शेयर्ड, conflict between auditors and jointly liable, ये लोग किस किस काम के लिए, the work which is not divided to ensure whether FS comply with FRF, to ensure whether FS comply with AS, समझ में आ रहा है? और for deciding NTE of audit, for ensuring audit report complies with essays, ये तो बता दी, and matter which brought to the notice of one joint auditor by the another, ये हमारा क्या था, जॉइंट ऑडिट था। पक्का डन है? तो हमने अभी क्या कर लिया, ऐसे 230 कर लिया, जॉइंट ऑडिट भी कंप्लीट कर लिया। इजी था, इजी था। अब हम लोग करेंगे पहले ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। देखो, ऑडिट एविडेंस बहुत छोटा सा ऐसे है, लेकिन इसको छोड़ के मत जाना, हाई चांसेस एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपके दिसंबर अटेम्प्ट में। ध्यान से सुनो, 15 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम ये ऐसे एकदम रट लोगे। हमारा 230 हो चुका है, 299 हो चुका है। अभी मैं आपको ऑडिट एविडेंस 500 कराऊंगी, फिर मैं आपको कारो करवाऊंगी, फिर ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, एंगेजमेंट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये करवाऊंगी। इससे आपका बहुत बड़ा एक ऑडिट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले ऑडिट एविडेंस में हमें क्या क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है मीनिंग, फिर ऑडिट एविडेंस का टाइप्स। आपके लिए जो जो टॉपिक एकदम रेलेवेंट है मैं वही करा रही हूँ, ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं कराया जा रहा है। तो मैं कराऊंगी आपको ऑडिट एविडेंस का मीनिंग, फिर कराऊंगी ऑडिट एविडेंस का टाइप्स, फिर क्या कराऊंगी, ऑडिट एविडेंस का टाइप्स, फिर ऑडिट एविडेंस कब सफिशिएंट और रिलायबल होगा और क्या क्या फैक्टर्स होंगे मैं ये बताऊंगी, और क्या क्या मेथड्स से ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करने के वो बताऊंगी। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस है क्या, हम जब ऑडिट करते हैं तो हम ऑब्वियसली एविडेंस के लिए ऑडिट कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा करने के लिए। आज हमें बहुत सारे अगर सबूत मिलेंगे तो ऑडिटर उसी सबूत पे तो ओपिनियन देता है, तो इसलिए ऑडिटर जो प्रोसीजर करता है, क्यों करता है, सबूत के लिए। क्यों करता है, सबूत के लिए। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना कंक्लूजन या ओपिनियन देता है। तो ऑडिट एविडेंस मींस द इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंस मींस द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर। क्या है ऑडिट एविडेंस का मतलब, मींस द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूजन दे पाता है और जिस कंक्लूजन के ऊपर ही ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड होता है। तो ऑडिट एविडेंस रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर। क्या है ऑडिट एविडेंस का मतलब, information to be used by the auditor in arriving at the conclusion on which opinion is based, conclusion पे उसका opinion होता है। तो आज evidence क्या है, ऐसा information है जिससे auditor conclusion पे पहुंचा और conclusion के basis पे ही वो क्या दे पाया, opinion दे पाया। तो audit evidence refers to the information to be used by the auditor in arriving at the conclusion on which auditor's opinion is based। easy है। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर के बेसिस पे 3 टाइप होता है, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। क्या बोला मैंने, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। तो नेचर के बेसिस पे आपका कितने एविडेंस होता है, 3, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। विजुअल क्या होता है, आपको तीनों में एग्जांपल लिखना है। विजुअल क्या होता है, हम कुछ देख रहे हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तो कोई स्टाफ है क्लाइंट का, है ना, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, आप बस देख रहे हो, ये क्या हो गया तुम्हारा विजुअल एविडेंस, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस देख रहे हो। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंटरी बीइंग काउंटेड होगा, बीइंग काउंटेड बाय द क्लाइंट स्टाफ, तुम बस देख रहे हो। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंटरी बीइंग काउंटेड बाय द क्लाइंट स्टाफ, ये तुमको क्या देता है, विजुअल एविडेंस। ओरल, डिस्कशन करना, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, डिस्कशन विद द टीसीडब्ल्यूजी, डिस्कशन विद द एम्प्लॉय। डॉक्यूमेंट्री, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी वाउचर, कोई भी बिल। तो रेंट एग्रीमेंट, वाउचर, बिल, कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी, ये सबसे तुमको कैसा एविडेंस मिलता है,
तो जो एविडेंस मिलता है हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डॉक्यूमेंट्री। क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट्री। समझ में आ रहा है? चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारा तीन है, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। विजुअल में आप क्या लिखोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंटरी बीइंग काउंटेड बाय द स्टाफ। ओरल में क्या लिखोगे, ओरल डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, है ना, और एम्प्लॉय और मैनेजर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री में क्या लिखोगे, रेंट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वाउचर, बिल, एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है एविडेंस। सोर्स के बेसिस पे दो होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऐसा एविडेंस विच ओरिजिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ सबूत तुमको कंपनी के अंदर कैसे मिल जाएगा, तो उसको बोलोगे इंटरनल। तो इंटरनल एविडेंस क्या हुआ, जो कहां से आया, कंपनी के अंदर से। तो इंटरनल में क्या लिखोगे, विच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल में क्या लिखोगे, विच ओरिजिनेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो सोर्स दो हुआ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या लिखोगे, विच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल में क्या लिखोगे, विच ओरिजिनेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। पक्का? तो टाइप्स पूछे तो नेचर के बेसिस पे तीन, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, विजुअल। और नेचर के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इजी है। अब सुनो, अभी तक हम लोग क्या किया, ऑडिट एविडेंस का मीनिंग किए। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का क्या मीनिंग है, इंफॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस है क्या, कुछ इंफॉर्मेशन है, टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। ऑडिट एविडेंस रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन used by the auditor in arriving on the conclusion on which auditor's opinion is based। दो टाइप का ऑडिट एविडेंस होता है, नेचर के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्री, ओरल, विजुअल, और सोर्स के बेसिस पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आसान था, बहुत इजी था। अब ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं साई। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, और एप्रोप्रिएटनेस मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, डिपेंड करता है दो चीज पे, असेस रिस्क पे, ऑडिटर जो रिस्क असेस किया उस पे, और जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस मिला है उस पे। तो क्वांटिटी डिपेंड करता है असेस्ड रिस्क पे और क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे। इफ असेस रिस्क इज हाई, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। इफ असेस रिस्क इज लो, क्वांटिटी भी कम चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छा मिला है तो क्वांटिटी कम चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा नहीं मिला है तो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। इजी, पक्का पक्का। अब सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। पहला, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हिट्रोजीनियस है, अलग अलग है, तुमको ज्यादा एविडेंस चाहिएगा। तो बोलते हैं अगर स्मॉल पॉपुलेशन है और होमोजीनियस है, उल्टा है, तो तुमको कम एविडेंस चाहिए, तो क्वांटिटी कम चाहिए। एक ही जैसा पॉपुलेशन और बहुत छोटा पॉपुलेशन है, तो पहला सफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। साइज मतलब ये पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड होमोजीनियस, लेस एविडेंस इज रिक्वायर्ड। आरओएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तुम सिंपल लिखना, इफ आरओएमएम इज हाई तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस विल बी हाई, बट इफ आरओएमएम इज लो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस विल बी लो। ठीक है, तुमको इसमें एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं है। और मटेरियलिटी, इफ एनी असर्शन इज मटेरियल फॉर द ऑडिटर, अगर ऑडिटर के हिसाब से कोई असर्शन मटेरियल है, मोर एविडेंस इज रिक्वायर्ड, बट इफ एनी असर्शन इज लेस मटेरियल फॉर ऑडिटर, लेस एविडेंस इज रिक्वायर्ड। असर्शन कम मटेरियल है, कम चाहिए, ज्यादा मटेरियल है, ज्यादा चाहिए। मैं तुमको एक बात बोलूं, तुम ये दोनों लिखना और उसके बाद ये भी लिखना। तो सबसे पहले सफिशिएंसी डिपेंड करता है असेस रिस्क पे और क्वालिटी पे, फिर डिपेंड करता है आरओएमएम पे, फिर डिपेंड करता है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पे, और फिर डिपेंड करता है मटेरियलिटी पे। आसान है, बहुत आसान है। अब बोलते हैं एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस। वो किस पे डिपेंड करता है, तो बोलते हैं डिपेंड करता है नेचर पे, सोर्स पे, और इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे। बस इतना ही लिखना है। नेचर मतलब ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, या फिर क्या नाम है, विजुअल है, और सोर्स मतलब इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो इसमें तुमको टाइप्स लिख देना है। तो एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करता है नेचर पे, सोर्स पे, और इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे। आसान है। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक करा रही हूँ, क्या पता आ जाए। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल देन द ओरल फॉर्म। अगर डॉक्यूमेंट्री में मिल रहा है ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। पॉइंट 3, ऑब्टेन्ड इन डॉक्यूमेंट्री देन ओरल। अगर ये हमें इंटरनली मिले तो क्या है,
रिलायबल तब होगा जब इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। तो इफ ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन इंटरनली, कंपनी के अंदर के लोग दे रहे हैं, एंड इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव, तब भी रिलायबल है। अदरवाइज ज्यादा रिलायबल कब होता है? व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स। तो पहला कब रिलायबल हुआ? व्हेन इट इज ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। दूसरा कब? जब इंटरनली मिला और इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। तीसरा कब? जब इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रहा है। जब डायरेक्टली मिल रहा है ऑडिटर को तब ज्यादा रिलायबल है, और जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्म में मिल रहा है तब ज्यादा रिलायबल है। हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए ऑडिट एविडेंस के। क्या पढ़ाने वाली हूँ? मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या क्या मेथड्स है जिससे हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? पढ़े, 7-8 मेथड है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन किस किस चीज का होता है? 2 चीज का, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का और फिजिकल एसेट का। तो इंस्पेक्शन मींस एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन ही तो नहीं लिखोगे ना, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स और फिजिकल asset. So what is inspection? Examination of record or document और examination of physical asset. समझ आ रहा है? Examination of record or document whether in paper form or electronic form, whether externally or internally. That's it. आपको इंस्पेक्शन का मतलब लिखना है। तो ऑडिटर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करके, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल, उससे सबूत इकट्ठा कर सकता है और असेट को एग्जामिन करके भी एविडेंस ले सकता है। रिकैलकुलेशन, किसी भी चीज के मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट के मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना रिकैलकुलेशन कहलाता है। रीपरफॉर्मेंस, क्लाइंट के किसी प्रोसेस को ऑडिटर खुद से अगर परफॉर्म करके देख रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस बाय द ऑडिटर। तो क्या क्या पढ़े हम लोग? इंस्पेक्शन, फिर क्या पढ़े? रिकैलकुलेशन, फिर क्या पढ़े? रीपरफॉर्मेंस, फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज पर ऐसे 505। कोई भी एक्सटर्नल पार्टी से लोग डायरेक्टली रिटर्न रिस्पांस मांग रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या मांग रहे हैं? रिटर्न रिस्पांस। तो व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी या फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी। जैसे डेटर, डेटर से मांगे, बोले आप हमको, हम आपको लेटर दे रहे हैं, उसमें कंफर्म कीजिएगा इतना ही बैलेंस है क्या। तो ये क्या है? वो रिस्पांस किया, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस टू द ऑडिटर बाय द कंफर्मिंग पार्टी। ये भी एक मेथड है एविडेंस का। एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर ऐसे 520, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 लिख देना। ये एज पर ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या है? कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर इंफॉर्मेशन विद लास्ट ईयर और रेशियो अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो कितने मेथड हो गए इधर? 4। रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, फिर है ऐसे 505, फिर है 520। 4 मेथड ही हो गया। पांचवा क्या करवाई? इंस्पेक्शन। पांचवा क्या करवाई? इंस्पेक्शन। एक और 6th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कोई कुछ काम कर रहा है, तुम बस देख रहे हो। लुकिंग एट द प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स, कोई और कर रहा है, तुम बस देख रहे हो। तो देयर आर द 6 मेथड्स। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 7 मार्क्स में कि मेथड्स बताओ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का मतलब लिखना। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। क्या क्या मेथड है? इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 520, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। लिख दोगे। इंस्पेक्शन में क्या लिखोगे? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और फिजिकल एसेट। रिकैलकुलेशन में क्या लिखोगे? चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। रीपरफॉर्मेंस में क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस बाय द ऑडिटर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या लिखोगे? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस टू द ऑडिटर बाय द कंफर्मिंग पार्टी। एनालिटिकल प्रोसीजर में 2 बात लिखोगे एज पर ऐसे 520। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ दिस ईयर विद लास्ट ईयर एंड रेशियो अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? लुकिंग एट द प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। तुम्हारा ऐसे 505 या ऑडिट एविडेंस जो भी बोलो कंप्लीट हो गया। 3 ऐसे अभी मैंने आपको बैक टू बैक कंप्लीट कराए। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 299 जॉइंट ऑडिट, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। डन। अब हम लोग एकदम आराम से मजेदार ढंग से क्या करने वाले हैं? कारो।
ये रहा हमारा कारो। यस, कारो बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कारो में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसके लिए कारो एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है कारो एप्लीकेबल, मतलब ऐसी कौन सी कंपनीज है जहां कारो का रिपोर्टिंग देने का जरूरत नहीं है। सिखा दूं, बहुत इजी है। सबसे पहले किसके लिए जरूरत है ये समझो, ठीक है। सबसे पहले हर कंपनी में कारो का रिपोर्टिंग जाता है। अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, उसमें भी कारो का रिपोर्टिंग जाएगा, ठीक है, पक्का। और कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग है, उसमें भी कारो का रिपोर्टिंग जाएगा। मैम अभी तक आपके अकॉर्डिंग तो कारो का रिपोर्टिंग एवरी कंपनी में जाएगा, फॉरेन कंपनी में जाएगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 वाली फॉरेन कंपनी, और ऐसी प्राइवेट कंपनी में जाएगा विच इज अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। बिल्कुल सही समझे हो। लेकिन कुछ कुछ कंपनी है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जिसमें कारो का रिपोर्टिंग नहीं जाएगा। जैसे बैंकिंग कंपनी एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस कंपनी एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये सब में कारो का रिपोर्टिंग नहीं जाएगा। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कारो का रिपोर्टिंग नहीं जाएगा। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज नॉट मोर देन 1 CR, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका बोरोइंग इज नॉट मोर देन 1 करोड़, या फिर जिसका टर्नओवर इज नॉट मोर देन 10 करोड़, ऐसी प्राइवेट कंपनी में भी क्या है, कारो का रिपोर्टिंग नहीं जाएगा। बाकी की कोई प्राइवेट कंपनी होगी जो यहाँ नहीं है, उसमें कारो का रिपोर्टिंग जाएगा। किसमें नहीं जाएगा, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, है ना, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तीन चीज लिखना, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़, बोरोइंग और लोन नॉट मोर देन 1 करोड़, एंड टर्नओवर इज नॉट मोर देन 10 करोड़। पक्का। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कारो का रिपोर्टिंग में जाता कैसे है। कारो का रिपोर्टिंग मेनली जो आता है क्वेश्चन तुम लोगों का, वो आता है पैराग्राफ 3। क्या आता है, पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में तुमको टोटल 21 क्लॉज याद करने हैं, जिसका मैं एक शॉर्टकट करवाऊंगी, तुमको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे क्लॉज 1 के अंदर 3-4 पॉइंट हो सकता है, फिर क्लॉज 2, जैसे क्लॉज 2 में 2 ही पॉइंट है, समझे। तो पैराग्राफ 3 क्लॉज 1 में 5-6 पॉइंट है, पैराग्राफ 3 कॉमन रहेगा, पैराग्राफ 3 क्लॉज 2, पैराग्राफ 3 क्लॉज 2, उसके अंदर 2 ही पॉइंट है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले तुम लोग आ जाओ क्लॉज नंबर 11 में। ये है क्लॉज नंबर 11, मैं एक बार मार्किंग कर देती हूँ। ये है 12, ये है 13, ये है 14, ये है 15, ये है 16, ये है 17, ये है 18, 19, 20, 21। एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखो एक बात समझना, 11 शुभ नंबर होता है, 11 है ना, किसी को 11,000 रुपया देना है, 1100 रुपया देना है, शुभ है। लेकिन कारो में 11 में अशुभ चीज की रिपोर्टिंग होती है। कारो है क्या, ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है अलग अलग मैटर पे, इन्वेंट्री पे रिपोर्ट दे रहा है, पीपीई पे दे रहा है, इंटेंजिबल एसेट पे दे रहा है, कंपनी जो बोरो वगैरह किया हुआ है पैसा उस पे रिपोर्टिंग दे रहा है, कंपनी जो दूसरों को लोन एडवांस दिया हुआ है उस पे रिपोर्टिंग दे रहा है, कंपनी अगर फ्रॉड किया हुआ है उस पे रिपोर्टिंग दे रहा है, कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज रेगुलर दे रहा है कि नहीं उस पे रिपोर्टिंग दे रहा है, अगर निधि कंपनी है तो कुछ कुछ रूल है फॉलो कर रहा है कि नहीं, कंपनी जो डिपॉजिट लिया है वो एज पर कंपनीज एक्ट है यानी। तो कुछ ऐसे कॉमन से पॉइंट है जिसपे ऑडिटर अलग अलग क्लॉज के अंदर रिपोर्टिंग देता है, फिक्स है। जैसे कि अगर तुमको फ्रॉड का रिपोर्टिंग देना है, तुम एक ऑडिटर हो, क्लॉज 11 में चले जाओ और किसी क्लॉज में रिपोर्टिंग नहीं जाएगा। कहां जाएगा, क्लॉज 11 में। तो क्लॉज 11 में किसका रिपोर्टिंग जाता है, फ्रॉड का रिपोर्टिंग जाता है, जबकि 11 शुभ नंबर है। फ्रॉड किया कौन, एक लड़की जिसका नाम है निधि। कौन किया, लड़की जिसका नाम है निधि। किसके साथ मिलके की, रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके की। सुनना अभी, किसके साथ की, रिलेटेड पार्टी के साथ की। वो ये फ्रॉड इसलिए कर पाई क्योंकि इंटरनल ऑडिट नहीं था, अगर इंटरनल ऑडिट होता तो वो फ्रॉड नहीं कर पाती। वो एक्चुअली क्या फ्रॉड में, वो डायरेक्टर लोग के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन की, समझ आ रहा है, और उसके ऊपर कंपनी को रजिस्टर भी नहीं किया ये लोग। इससे हुआ क्या, कंपनी को बहुत बड़ा कैश लॉस हो गया, और कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था वो इतना बड़ा लॉस देख के रिजाइन कर दिया। तुमको 18 तक अभी याद
रखना है। 11 में फ्रॉड हुआ, फ्रॉड कौन किया? निधि। किसके साथ मिलके की? रिलेटेड पार्टी। ये फ्रॉड क्यों हो पाया? क्योंकि इंटरनल ऑडिट नहीं था। समझ आ रहा है? हुआ क्या? नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कंपनी रजिस्टर भी नहीं था, इससे कंपनी का बहुत बड़ा कैश लॉस हुआ और इसी की वजह से स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। इजी समझो। अगर तुम्हारे को एग्जाम में आएगा कि ऑडिटर फ्रॉड का रिपोर्टिंग कारों में कैसे करते हैं, तुम लिखोगे ऑडिटर शैल रिपोर्ट द फ्रॉड इन पैराग्राफ 3 अंडर क्लॉज 11, अंडर क्लॉज 11। अब लिखना ए बी सी। समझे? तो फ्रॉड का रिपोर्टिंग 3 पॉइंट में जाता है। पहला, वेदर एनी फ्रॉड, ऐसे भी कारों के हर क्लॉज का शुरुआत होगा वेदर से। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला? whether any fraud by the company or on the company has been noticed or reported. if yes, अगर रिपोर्ट हुआ है, state the nature and amount, क्या नेचर था फ्रॉड का और कितना रुपया इन्वॉल्व था। पक्का? दूसरा, whether any report under section 143 subsection 2 has been provided by auditor to CG in ADT 4। जब कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड होता है ना, तो ऑडिटर ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है ADT 4 में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि क्या ऐसा कोई फ्रॉड मिला था ऑडिटर को जिसका रिपोर्टिंग ऑडिटर CG को दिया है ADT 4 में, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। और तीसरा कि whether auditor has considered whistleblower mechanism। क्या बोला? whether auditor has considered whistleblower mechanism। 3 पॉइंट है फ्रॉड के अंदर। क्या? whether any fraud by the company on the company has been noticed or reported। if yes, state the nature and amount, that's it। इसी के अंदर पॉइंट भी, whether any fraud reported by the auditor under section 143 subsection 12 to CG in form ADT 4। Point 3, whether auditor has considered whistleblower mechanism। कर दोगे? ये क्या है? तुम्हारा क्लॉज 11 का रिपोर्टिंग है। डन। अब क्लॉज 12, फ्रॉड कौन किया? लड़की की। कौन किया? कौन किया? लड़की की। तो बोलते हैं इसमें भी 3 पॉइंट जाएगा, फ्रॉड में भी 3 पॉइंट, निधि में भी 3 पॉइंट। वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विथ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन रेशियो ऑफ 1:20। क्या बोला? whether Nidhi company has complied with net own fund to deposit in the ratio of 1:20। दूसरा, whether Nidhi's company is maintaining 10% unencumbered deposit। क्या बोल रहा है? whether Nidhi company is maintaining 10% unencumbered deposit or whether there is any default in the repayment of deposit loan or payment of the interest। निधि कंपनी डिपॉजिट वाला चीज करती है कि नहीं? निधि कंपनी 10% अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट मेंटेन करती है कि नहीं? और इंटरेस्ट और लोन के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट हुआ है क्या? तो 11 में फ्रॉड हुआ, फ्रॉड किया कौन? 12 नंबर में निधि कंपनी की। ये याद करने का तरीका है। क्लॉज 11 फ्रॉड, क्लॉज 12 निधि। किसके साथ की? रिलेटेड पार्टी। एक लाइन है। 13, क्लॉज 13, whether related party transaction are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act 2013। related है 7788। तो whether related party transaction are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act 2013। अच्छा, फ्रॉड हुआ निधि की रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके। क्यों कर पाई? पहले ये बोल रहा है क्योंकि इंटरनल ऑडिट नहीं था। तो whether company has internal audit system as per the size of the business। क्या है कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम? और whether the internal auditor report has been considered by statutory auditor। whether internal auditor report has been considered by statutory auditor। क्या हुआ? फ्रॉड। कौन किया फ्रॉड? मैम एक लड़की की, निधि। मैं बोली अकेले तो नहीं की होगी, किसके साथ मिलके? रिलेटेड पार्टी। क्यों कर पाई? मैम इंटरनल ऑडिट नहीं था। यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट। यहाँ क्या लिखना है? whether company has internal audit system as per the size of business और whether internal auditor report is considered by the statutory auditor। क्लॉज 11, क्लॉज 12, क्लॉज 13, क्लॉज 14। क्लॉज 15 में क्या है? अब इंटरनल ऑडिटर नहीं था इसलिए फ्रॉड कर पाई। अब बोल रहे फ्रॉड की क्या? तो whether company has entered into non-cash transaction with director or any other related person। क्या कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन की है किसी डायरेक्टर या रिलेटेड पर्सन के साथ? If yes, check the compliance of section 192। अगर किए तो 192 का compliance चेक कर लो। इजी है।
ये हमारा 11 से 15 क्लॉज था। 11 में फ्रॉड में 3 पॉइंट, whether any fraud by the company on the company has been reported, if yes state the nature and amount. दूसरा, whether any report under section 143 subsection 12 has been provided by auditor to CG in form ADT 4, whether auditor has considered whistleblower mechanism. 12 में निधि, whether निधि company is complied with net owned fund to deposit in the ratio of 1:20, whether nidhi company is maintaining 10% unencumbered deposit, whether there is any default in the repayment of the loan or payment of interest. 12 हो गया 13, whether related party transaction are in compliance with 177 and 188 of Companies Act 2013. 14, whether company has internal audit system as per the size of business, or whether internal auditor report is considered by statutory auditor, whether company has entered into non-cash transaction with the director or related person. If yes, check the compliance of section 192. पक्का पक्का बताओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, मैं सबका चैट देख रही हूँ. डू यू हैव एनी क्वेरी? फ्रॉड हुआ लड़की की निधि, रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके की, क्यों कर पाई? इंटरनल ऑडिट नहीं था. अब ये तो बताओ की क्या? नॉन कैश ट्रांजैक्शन. समझ आ रहा है? और रजिस्टर भी नहीं की खुद को, ये बताऊंगी, जिसकी वजह से कैश लॉस हो गया और ऑडिटर रिजाइन कर दिया. तो अब ये 3 बाकी है, 16 17 18. इससे तुम्हारा पूरा 11 से 18 क्लॉज याद हो जाएगा. 11 12 13 14 15 16 17 18, 8 क्लॉज तुमको यूं याद हो जाएगा. बताइए कोई डाउट है क्या? 11 में फ्रॉड का रिपोर्टिंग होता है, 12 में निधि का, 13 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. फ्रॉड में हम लोग 3 पॉइंट लिखते हैं, निधि में भी हम लोग 3 पॉइंट को लिखते हैं, रिलेटेड पार्टी में एक ही पॉइंट लिखते हैं. 14 में इंटरनल ऑडिट 2 पॉइंट लिखते हैं. 15 में नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और अदर रिलेटेड पर्सन, इफ यस चेक द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 192. हर क्लॉज को वेदर से शुरू करना. ठीक है, फिर आपका 16 आ गया. हम लोग 11 से भी क्या किए, 15 तक कर लिए. अब 16 में 4 पॉइंट में आपका जाएगा इसका रिपोर्टिंग. वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर 45 IA ऑफ RBI एक्ट. क्या कंपनी 45 IA ऑफ RBI एक्ट में रजिस्टर होने के लिए लाइबल थी, है ना? तो वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर 45 IA of RBI Act. If yes, whether company has taken the registration. दूसरा, whether NBFC is carrying business without obtaining certificate from the RBI. पहला लिखिए, क्या कंपनी लाइबल है रजिस्टर होने के लिए? अगर हाँ तो रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या? दूसरा, क्या कंपनी अपना एनबीएफसी बिजनेस कर रही है विदाउट सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई? तीसरा, क्या कंपनी सीआईसी है? वेदर कंपनी इज अ सीआईसी. और चौथा, वेदर ग्रुप हैज मोर देन वन सीआईसी. क्या एक ग्रुप में ज्यादा सीआईसी है एक से? देन इंडिकेट द नंबर ऑफ सीआईसी. ये किसका रिपोर्टिंग था? क्लॉज 16 का. 17, whether company has incurred non-cash loss, sorry cash loss, whether non-cash तो transaction है, whether company has incurred cash loss in the financial year, if yes state the amount. कितना का लॉस हुआ है बता दो. 18, whether there is any resignation of statutory auditor. क्या कोई statutory auditor resign किया है? if yes इंडिकेट द इशू एंड कंसर्न. क्यों किया ये इंडिकेट कर दो. तो 11 से 18 तुम्हारा बहुत मजेदार सीक्वेंस है. फ्रॉड हुआ, एक लड़की निधि की रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके की, क्योंकि इंटरनल ऑडिट नहीं था इसलिए वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन की और रजिस्टर भी नहीं की, इसकी वजह से कैश लॉस हुआ और स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन कर दिया. तो 11 से 18 आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद हो गया होगा. सुनो, 7 क्लॉज 7 में 2 पॉइंट में रिपोर्टिंग जाता है. क्या कंपनी रेगुलरली अपना स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करती है, जैसे कि जीएसटी, वैट, कस्टम, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, सेल्स टैक्स, ये सब? पक्का. अगर नहीं करती है तो बताओ कितना अमाउंट नहीं करती है. अच्छा, कंपनी उसी स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेकर रेगुलर हो सकती है जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसको लेके झगड़ा नहीं चल रहा है. तो क्या लिखोगे? पहला, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज. लाइक एग्जांपल लिख दोगे. इफ नॉट, अगर नहीं है, provide the detail and amount of the undisputed statutory dues which is due for more than 6 months. तो उस ड्यू का डिटेल बताओ जो मोर देन 6 महीना से ड्यू है. समझ आया? दूसरा, अगर ड्यू डिपॉजिट नहीं हुआ है क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है, तो अमाउंट बताओ और फोरम बताओ वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग. इफ ड्यू इज नॉट डिपॉजिटेड ड्यू टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट की वजह से ड्यू नहीं क्लियर हुआ है, इंडिकेट द अमाउंट एंड फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग. इनकम टैक्स पे नहीं हुआ है क्योंकि मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से झगड़ा चल रहा है, कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है ना?
क्या चल रहा है, डिस्प्यूट, तो हम पे नहीं करेंगे इनकम टैक्स का अमाउंट तब तक। तो वही बोलता है इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड ड्यू टू डिस्प्यूट स्टेट द अमाउंट एंड फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग। ये क्लॉज 7 का रिपोर्टिंग है, स्टैट्यूटरी ड्यूज S7। समझ आया? तो पहला क्या लिखोगे, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सीएसटी एक्सेट्रा। इफ नो, प्रोवाइड द डिटेल ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसी में दूसरा आएगा, if dues is not deposited, if dues is not deposited due to dispute, state the amount and forum where the dispute is pending। पक्का? 8 में क्या आता है, क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वेदर देयर इज एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। पक्का? 7 8 हो गया, 11 से 18 हो गया। 4 बहुत इजी है, क्या कंपनी 185 और 186 सेक्शन को कंप्लाई करती है, तो वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 185 एंड 186 in respect of LGIS loan guarantee investment security। इजी है, तुम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़े हो। तो वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 185 एंड 186 in respect of loan guarantee investment security। इजी है पक्का। 5, क्या कंपनी ड्यूरिंग द ईयर डिपॉजिट लेती है, और अगर लेती है तो 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करती है कि नहीं। वेदर कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, एक्सेप्टेड होगा। वेदर कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस whether section 73 to 76 of companies act has been complied, if no provide the detail of contravention। ये लाइन भी तुम सब में लिख सकते हो, if no provide the detail of contravention, if yes provide the detail। समझ में आ रहा है? 6, whether maintenance of cost record has been specified by central government under section 148, if yes whether same has been recorded, maintained। समझ आ रहा है? क्या कंपनी, क्या सीजी बोला है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने 148 में, अगर बोला है तो डिटेल दो। तो वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन डायरेक्टेड बाय द सीजी अंडर सेक्शन 148, इफ यस वेदर सेम हैज बीन मेंटेन। तो इधर तुम्हारा 4 से क्या हो गया, 8 तक हो गया। 4 क्या हुआ, वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद 185 एंड 186 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। 5 क्या हुआ, वेदर कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस whether company has complied with section 73 to 76, if no provide the detail of contravention। 6 क्या था, whether maintenance of cost record has been specified by CG under section 148 of companies act, if yes whether same has been maintained। पक्का? 4 5 6 7, whether company is regular in depositing undisputed statutory dues like, example लिख दोगे, ठीक है। इफ नो प्रोवाइड द डिटेल एंड अमाउंट। दूसरा, इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड ड्यू टू डिस्प्यूट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ अमाउंट एंड फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। ये 7 है, 7 एस से होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूज भी एस से होता है। 8, whether any transaction has not been recorded in books of account। तो 4 से 8 हो गया, उधर 11 से 18 हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। बताइए कोई भी क्वेरी है तो फटाफट, बहुत सारे क्लॉज हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, और क्या क्या कर लिए, 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने 13 14 क्लॉज ऑलरेडी कर लिए। अभी मैं आपको बैक टू बैक 1 कराऊंगी, 2 कराऊंगी, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब कराऊंगी, वैसे पूरा का पूरा 21 क्लॉज कराऊंगी। 11 से 18 हो चुका है, 4 से 8 हो चुका है। अभी पहले हम लोग करेंगे 1 और 2। समझ आ रहा है? 4 to 8 तो ऐसे भी हो चुका है, ठीक है। फिर मैं कराऊंगी 10, 10 से तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर 18 तक, फिर मैं कराऊंगी 19 20 एंड 21। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कोई डाउट है क्या? पहले 19 से 21 कर लेते हैं। टेल मी फटाफट जल्दी।
चलिए अब फटाफट करेंगे 19, 20, 21। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 4, 5, 6, 7, 8। 4 में हमने क्या किया, वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 185 एंड 186, 185, 186 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी। 5 में क्या, वेदर कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ नो प्रोवाइड द डिटेल ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। मैं तुमको पेटेंट लाइन सिखा दी। 6 में मैंने क्या कराया, whether maintenance of cost record has been specified by CG under section 148। सारा सेक्शन कंपनीज एक्ट का है, सिर्फ एक छोड़ के जहां हम लोग आरबीआई एक्ट के हैं 45 आईए, अदरवाइज सारा सेक्शन कंपनीज एक्ट का है। whether the same has been maintained। 4, 5, 6, 7 whether company is regular in depositing undisputed statutory dues like example लिख देना, if no provide the detail of contravention। ठीक है, और उसी के अंदर दूसरा क्या लिखना, if due क्या नाम है, statutory dues is not deposited due to any dispute, state the amount and forum where the dispute is pending। 8 whether any transaction has not been recorded in books of account। 11 में fraud, 12 में निधि, 13 में related party, 14 में internal audit, 15 में non cash transaction, 16 में registration। 4 पॉइंट है, whether company is required to be registered under 45A of RBI Act, if yes whether this registration has been obtained। दूसरा, whether company is carrying on NBFC business without obtaining certificate from RBI। तीसरा, whether company is a CIC। चौथा, whether group has more than one CIC, indicate the number। ये 16 था। 17 क्या था, whether company has incurred cash loss। ठीक है, और 18 क्या था, whether there is any resignation of statutory auditor, if yes indicate the detail, issue and concern। 19 क्या है कि ऑडिटर का ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है, कंपनी के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। तो बेसिकली ऑडिटर यहाँ पे अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, तो बोलते हैं किसके बेसिस पे ओपिनियन देगा, रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, liabilities on the basis of ratio, liability, other information, the auditor's knowledge of BOD and management plan। तो इन सब के बेसिस में whether auditor is of opinion that no material uncertainty exists। ठीक है, on capability of the company to meet its liability, कोई material uncertainty नहीं है कंपनी की capability पे। तो लिखना on the basis of ratio, aging liability, है ना, other information and auditor's knowledge of BOD and management plan, whether auditor is of opinion whether there is any material uncertainty exist on the capability of company to meet its liability। ये 19 क्लॉज था। 20 क्या है, क्या कंपनी का कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा कोई प्रोजेक्ट है, अगर है तो उससे रिलेटेड जो अनस्पेंट अमाउंट है, सीएसआर का रिपोर्टिंग है बेसिकली ये। 20 में सीएसआर का रिपोर्टिंग आता है। तो वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 within 6 month of expiry of financial year। अगर ऑनगोइंग है तो अलग बात है, अगर उसके अलावा है तो क्या कंपनी अनस्पेंट अमाउंट को डाला है शेड्यूल 7 के हिसाब से एक फंड में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के विद इन 6 मंथ में। तो वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 7 विद इन 6 मंथ फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है सेम लाइन, कंपनी हैज ट्रांसफर्ड द अमाउंट टू स्पेशल अकाउंट इन द शेड्यूल बैंक। तब अगर तुम्हारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो स्पेशल अकाउंट होगा, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो एक फंड शेड्यूल 7 के हिसाब से उसमें पैसा डालना होगा। ये था क्लॉज 20। क्लॉज 21, वेदर देयर इज एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर अंडर कारो। कारो के क्लॉज 1 से लेके 20 में कहीं भी ऑडिटर एडवर्स या क्वालिफिकेशन रिमार्क दिया है क्या, तो वेदर देयर इज एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर इन कारो, पक्का, इफ यस इंडिकेट द डिटेल। अगर ऊपर कहीं दिया एडवर्स या क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे वापस से वो डिटेल लिख दो। ये तुम्हारा कारो का क्या है, इंपॉर्टेंट 21 क्लॉज है, जिसमें हमने 11 से पूरा 21 किया, 4 से पूरा 8 किया। अब पहले 1 करो। 1 में हम लोग रिपोर्टिंग देते पीपीई और इंटेंजिबल एसेट का। 5 पॉइंट है। सबसे पहला कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है कि नहीं पीपीई का, तो वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू पीपीई। सेम, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट। पक्का, ये पॉइंट ए हो गया।
पॉइंट बी, क्या कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है पीपीई का रेगुलर इंटरवल पे? इंटेंजिबल एसेट का तो होगा नहीं. तो वेदर कंपनी हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई एट रीजनेबल इंटरवल, whether any material discrepancy has been noticed and how same have been dealt in books of account. तो पहला पीपीई को लेकर क्या, whether company is maintaining proper record relating to PPE, whether company is maintaining proper record relating to intangible asset. Point B, whether company has done physical verification of PPE, whether any material discrepancy has been noticed, if yes, so how same have been dealt in books of account. C, whether title deed of all immovable property are in the name of company, जितना भी immovable property उसका title deed company के नाम पे है या नहीं. तो whether title deed of all immovable property are in the name of company, if no, तो तुमको 6 कॉलम बना के डिटेल देना पड़ेगा. इफ नो, पहले वेदर टाइटल डीड, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग है, उसका टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं. तो वेदर द टाइटल डीड ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज डिस्क्लोज्ड इन एफएस आर इन द नेम ऑफ कंपनी. इफ नो, प्रोवाइड द डिटेल. क्या क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जीसीबी मतलब ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे है, वेदर दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर, मैनेजर और एम्प्लॉय, पीरियड और रीजन. पक्का. पॉइंट 5, whether company has revalued its PPE, PPE को revalue किया है क्या, या फिर intangible asset को. If yes, if the change is 10% or more of aggregate of each class of PPE or intangible asset, auditor detail report करेगा. तो बोलता है whether company has revalued its PPE or intangible asset. Specify the change. Change कब specify करो? If change is 10% or more in aggregate of each class of PPE or intangible asset. और last में क्या है? Whether any proceeding have been initiated under Benami Transaction Act. समझ में आया? तो क्लॉज 1 में ये 5 पॉइंट में रिपोर्ट जाता है. पहला प्रॉपर रिकॉर्ड, दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन, तीसरा टाइटल डीड, चौथा रिवैल्यूएशन और पांचवा प्रोसीडिंग अंडर बेनामी एक्ट. सेकंड क्लॉज में जाता है तुम्हारा किसका? इन्वेंट्री का. वेदर इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन. वेदर कंपनी हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. इफ डिस्क्रिपेंसीज 10, यहाँ डिस्क्रिपेंसी में है 10% और वहां रिवैल्यूएशन में था. वेदर डिस्क्रिपेंसीज 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, स्पेसिफाई और हाउ द सेम हैव बीन डील्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. और दूसरा, whether during the year company has sanctioned working capital limit in excess of 5 crore from bank or FI on the basis of current asset. क्या बोलते हैं? Whether during the year company has sanctioned working capital limit in excess of 5 crore, किससे लिया होगा? From bank or financial institution on the basis of current asset. तो 2 में हम लोग 2 बात का रिपोर्टिंग दिए. Whether company has done physical verification of inventory at reasonable interval. If discrepancies 10% or more of aggregate of each class of inventory, how same have been dealt in books of account. और point B क्या होगा? Whether during the year company has sanctioned working capital limit in excess of 5 crore from bank or financial institution on the basis of current asset. क्लॉज 1 हो गया, 2 हो गया, 4 से लेके 8 हो गया, 11 से लेके 21 हो गया. इतना कर लो काफी है. मैंने तुमको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो भी था, वैसे ये नोट्स मिलेंगे, आप बचा हुआ एक बार पढ़ लेना. जैसे मैंने क्लॉज 3 और आई गेस 9 10 करा देती हूँ. 3 और 9 नहीं कराए, वो आप लोग पढ़ लेना. लोन और बोरोइंग को लेकर है, मैं इतना भी बता देती हूँ. डन. 10 में क्या है समझना. अगर कंपनी आईपीओ एफपीओ से पैसा रेज किया है, अगर किया है तो क्या उसी पर्पस के लिए यूज किया है, अगर नहीं किया है प्रोवाइड द डिटेल ऑफ contravention. सब जगह यही लिखना है. Whether money raised by way of IPO or FPO has been used for the stated purpose. If not, provide the detail of contravention. Or whether company has made any preferential placement or private placement. If yes, whether company has complied with section 42 and 62 of the Companies Act. If no, provide the detail of contravention. ये लाइन तुम सब में लिखो. If no, provide the detail of contravention. ठीक है, तो ये भी हो गया. समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? 9 में बेसिकली क्या है, जो कंपनी लोन लेता है, तो क्या कंपनी कोई डिफॉल्ट किया है, अगर किया है तो दो है डिटेल दो. और 3 में जो एडवांस दे रखा है उसको लेकर है, मैं ये भी तुमको बता दी. तो पूरा का पूरा मैं कर रहा हूं तुमको रिवाइज.
करा चुकी हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये चीज याद रखिए. कारो से एकदम एक क्वेश्चन रहता है, किसी क्वेश्चन के साथ भी रह सकता है, 7 मार्क्स का कारो भी पूछ सकता है. 1 में पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, 2 में इन्वेंट्री, 3 में जो लोन एंड एडवांस दिए हैं, 4 में 185 186 का कंप्लायंस, 5 में डिपॉजिट, 6 में कॉस्ट रिकॉर्ड, 7 में स्टैट्यूटरी ड्यूज, 8 में ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, 9 में जो लोन्स एंड एडवांस ले रखे हैं मतलब बोरोइंग, वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, तो मतलब जो ले रखे हैं. 10 में वेदर मनी रेज्ड बाय आईपीओ और एफपीओ हैज बीन यूज्ड फॉर स्टेटेड पर्पस, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, और वेदर कंपनी हैज डन प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इफ यस चेक द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42 एंड 62 ऑफ कंपनीज एक्ट. पक्का समझ में आ गया. ये था 10. 11 फ्रॉड, 12 निधि कंपनी, 13 रिलेटेड पार्टी, 14 इंटरनल ऑडिट, 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन, 16 रजिस्ट्रेशन वाला 4 पॉइंट, 17 कैश लॉस, 18 रेजिग्नेशन, 19 ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, एजिंग लाइबिलिटीज, other information and knowledge of auditor about management plan and BOD, whether auditor is of opinion whether any material certainty uncertainty exists that company is capable of meeting its liability. 20 whether the whether in respect of other than ongoing project unspent amount shall be transferred to fund, or whether in respect of ongoing project amount shall be transferred to the special account. 21 whether there is any qualified or adverse remark by the auditor in caro, if yes provide the detail. पक्का. डन. कारो डन एंड डस्टेड है. इससे बेहतरीन कारो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. ठीक है. कमेंट करते रहो, बताते रहो, मैं पूरा कमेंट आप लोगों का देख रही हूँ, तो ऐसा मत समझना मैम देख नहीं रही है. जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, एकदम बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करो. तो हम लोगों ने 230 कर लिया. हम लोगों ने क्या किया, ऐसे 500 किया, 299 किया, और कारो भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया. अभी मैं आपको कराऊंगी ऑडिट प्रोग्राम. बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, एकदम मजेदार है. ऑडिट प्रोग्राम का मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज. समझ आ रहा है. फिर ऑडिट नोटबुक का थोड़ा सा मीनिंग करा दूंगी, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है. और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. पहले अब आप लोग यहाँ तक फटाफट 2 मिनट एक बार पॉज लेके बताइए, डू यू हैव एनी क्वेरी. फटाफट चैट बॉक्स में बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑडिट प्रोग्राम के बारे में. बहुत इजी है मीनिंग.
आज ऑडिट में हम जब जाएंगे, जो भी एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन करेंगे उसका स्टेप होगा, ये एग्जामिन करेंगे, ऐसे करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे। तो बेसिकली एक लिस्ट बनाना कि हम क्या क्या चीज एग्जामिन और वेरिफिकेशन करेंगे, स्टेप का लिस्ट। किसका लिस्ट? स्टेप का लिस्ट। तो एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन स्टेप के लिस्ट को ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। इजी है। इट इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप। क्या बोलते हैं? इट इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप टू बी अप्लाइड सो दैट वन इज इंटर रिलेटेड विथ अनदर। मीनिंग में आपको क्या करना है? तीन बात याद रखना है। Audit program is the list of verification and examination step to be followed so that one is interrelated with another. It is a list of examination and verification step to be applied so that one is interrelated with another. ये क्या है? हमारा ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग है। अब अगर हम ऑडिट प्रोग्राम बना लेंगे, ऑडिटर बनाएगा ऑब्वियसली, उसको पता रहेगा क्या क्या करना है, जूनियर लोग से क्या करवाना है, एंगेजमेंट टीम से क्या करवाना है। तो इसका क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, इट गिव्स टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। आज आप कोई भी चीज का लिस्ट बना लेते हो, लिख लेते हो, तुमको पता चल जाता है ना मेरा ये काम है। तो ऑडिट प्रोग्राम गिव्स द ऑडिटर टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क। टोटल पर्सपेक्टिव मतलब उसको टोटल क्या काम करना है। अब उसको लगा मेरे को बहुत ज्यादा काम करना है, तो वो एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट कर पाएगा। तो इट असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। तो पहला क्या लिखोगे? इट गिव्स टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडिट, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क या ऑडिट। दूसरा, इट असिस्ट इन या हेल्प्स इन, इट असिस्ट इन या फिर हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ engagement team members on the basis of capability. तीसरा, विदाउट ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट वर्क विल बी मेंटल प्लान। ये तुमको लिखना है एडवांटेज में। विदाउट ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट विल बी मेंटल प्लान। देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इंपॉर्टेंट एरिया बीइंग इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड। अगर हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो इंपॉर्टेंट एरिया ओवरलुक या इग्नोर हो सकता है। समझ आ रहा है? और चौथा, इट गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द असिस्टेंट, क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द असिस्टेंट। समझ में आया? तो ये चार तुम्हारा क्या है एडवांटेज। क्या क्या? पहला एडवांटेज क्या है? तो तुम लिखोगे कि ऑडिट प्रोग्राम provides total perspective of the work to the auditor. दूसरा, it helps in selection of engagement team member on the basis of capability. तीसरा, assistant वो engagement team member वाले से it provide assistance, instruction, guidance to the assistant. और चौथा, विदाउट ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट इज अ मेंटल प्लान। देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इंपॉर्टेंट एरिया शैल बी ओवरलुक्ड और इग्नोर्ड। इजी। डिसएडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिट प्रोग्राम का जितना भी डिसएडवांटेज है ऑडिट असिस्टेंट को लेकर है, एंगेजमेंट टीम मेंबर को लेकर है। उन लोग का क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है, उन लोग का इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। ऑडिट प्रोग्राम बहुत रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। और जो इनएफिशिएंट एंगेजमेंट टीम मेंबर होगा वो लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए ऑडिट प्रोग्राम को शेल्टर की तरह यूज करेगा। जब भी गलती होगा बोलेगा प्रोग्राम में यही लिखा था हम इसलिए ऐसा किए। समझे? यही इसका डिसएडवांटेज है। पहला, वर्क में भी वेरी मैकेनिकल, जो लिखा हुआ है बस वैसे ही काम करना है, तो काम क्या हो जाएगा? काफी बोरिंग, मैकेनिकल। प्रोग्राम बिकम वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। फिर इनएफिशिएंट असिस्टेंट टेक शेल्टर बिहाइंड द ऑडिट प्रोग्राम, डिफेंड देयर मिस्टेक ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम और किल क्रिएटिविटी ऑफ द असिस्टेंट। तो चार ही एडवांटेज है और चार ही डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इट किल्स द क्रिएटिविटी ऑफ असिस्टेंट। इनएफिशिएंट असिस्टेंट टेक शेल्टर बिहाइंड द ऑडिट प्रोग्राम। वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड ऑडिट प्रोग्राम बिकम्स वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। तो असिस्टेंट लोग का एक तो क्रिएटिविटी भी खत्म होगा, एक वो लोग इसको शेल्टर की तरह यूज भी करने लगेगा। काम काफी मैकेनिकल हो जाएगा और ऑडिट प्रोग्राम काफी क्या होता है? रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होता है। एडवांटेज क्या है? असिस्टेंट को हम सेलेक्ट कर पाएंगे, है ना, असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन और गाइड कर पाएंगे। विदाउट प्रोग्राम ऑडिट क्या एक मेंटल प्लान है ना, और क्या ये टोटल पर्सपेक्टिव हमें देता है। दिस इज योर ऑडिट प्रोग्राम। इजी था? क्या था ऑडिट प्रोग्राम? इट इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप टू बी अप्लाइड सो दैट वन इज इंटर रिलेटेड विथ अनदर। चार एडवांटेज है। क्या? It helps in selection of engagement team member. It provides clear instruction to the engagement team
member. It provides total perspective of the work to the auditor. उसको perspective मिला, select किया, है ना, और उसको instruction भी दे पाया. और without audit program, audit is a mental plan. Important area shall be overlooked or ignored. Disadvantage क्या? It kills creativity of engagement team member. Inefficient engagement team member takes shelter behind audit program. और work may become mechanical and audit program is very fixed, rigid and inflexible. Easy है. अभी मैं तुमको जल्दी से कराने वाली हूँ ऑडिट नोटबुक एंड एंगेजमेंट लेटर. ठीक है, चलिए. चलो, सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑडिट नोटबुक. ठीक है, देखो, आ जाओ. बड़ा आसान सा टॉपिक है, 6-7 नंबर के लिए आ गया. देखो, बोलते हैं जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिटर को बहुत सारा मिसस्टेटमेंट मिलता है, फ्रॉड का डिटेल मिलता है और एनी अदर इशू मिलता है. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर या फिर ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर, कुछ भी लिख सकते हो, कम अक्रॉस वेरियस मिसस्टेटमेंट, वेरियस फ्रॉड और वेरियस इश्यूज ऑन विच ही नीड्स क्लैरिफिकेशन, जिस पे उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट. तो आज ऐसा इशू को एक जगह वो लिख के रखते हैं. समझ आ रहा है? तो बोलते हैं टू अवॉइड चांस ऑफ सच इशू बीइंग अनआंसर्ड. ऐसा नहीं हो कि वो सारा इशू अनआंसर्ड रह जाए. ऑडिट स्टाफ जनरली रिकॉर्ड द सेम इन अ नोटबुक. समझ आ रहा है क्या? मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड, अदर इशू और कंसर्न जो उसको कहां मिला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. सो टू अवॉइड द चांस ऑफ सच इशू बीइंग अनआंसर्ड न रह जाए, ऑडिटर नोट डाउन सच मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और इश्यूज इन अ सेपरेट नोटबुक. दैट नोटबुक इज नोन एज ऑडिट नोटबुक. समझ आया? अब ऑडिट नोटबुक का कंटेंट क्या होगा? ऑडिटर ऑडिट नोटबुक में क्या क्या लिखेगा? ये 3 चीज तो लिखेगा, मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड का डिटेल, अदर इशू और क्लाइंट का बेसिक डिटेल लिखेगा. जैसे नेम ऑफ द बिजनेस एंटिटी, तो नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है, ये सब लिखेगा. इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ एमओए एंड एओए लिखेगा. पूरा एमओए नहीं लिख सकता, इंपॉर्टेंट प्रोविजन. समझ आ रहा है? अगर वो पिछले ऑडिटर से कोई कम्युनिकेशन किया है उसको लिख लेगा. समझ आ रहा है? की मैनेजरियल पर्सन लिख देगा, एरर एंड फ्रॉड डिस्कवर्ड लिख देगा, मिस स्टेटमेंट डिस्कवर्ड लिख देगा. ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ. अकाउंटिंग मेथड क्या है वो लिख देगा. कोई भी 8 पॉइंट याद रखो. नेम ऑफ द एंटिटी, की मैनेजरियल पर्सन का डिटेल, है ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिटेल, प्रोविजन ऑफ एमओए एओए, 3 पॉइंट तो हो गया, डिटेल ऑफ एरर एंड फ्रॉड, डिटेल ऑफ मिसस्टेटमेंट, अदर इश्यूज, अकाउंटिंग मेथड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन. ये सब ऑडिटर कहाँ लिखता है? ऑडिट नोटबुक में. तो कुछ नहीं है, ऑडिट नोटबुक 2 मिनट का टॉपिक था. पहले मीनिंग करो. मीनिंग क्या है कि लिखना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर कम अक्रॉस वेरियस फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और अदर इशू on which he needs clarification from the management or client. So to avoid the chance of being unanswered, auditor write down such issue in a separate record. That record is known as audit notebook. क्या क्या होगा? Name of the entity, structure of the entity, important provision of MOA and AOA, key managerial person. समझ आ रहा है? और डिटेल ऑफ एरर एंड फ्रॉड, डिटेल ऑफ मिसस्टेटमेंट, डिटेल ऑफ अदर इशू, अकाउंटिंग मेथड्स, ये सब ऑडिटर कहाँ लिख के रखेगा? ऑडिट नोटबुक में. चलिए, अच्छा एक चीज आया है तो मैं बता देती हूँ. पैफ और कैफ के बीच का डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल्स है. तो तुमको 4 एग्जाम्पल याद रखना है. जैसे ऑडिट प्रोग्राम करंट ऑडिट फाइल का पार्ट है. कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर और एक्सपर्ट करंट ऑडिट फाइल है. एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस करंट है. कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर करंट है. समझ आ रहा है? कंक्लूजन रीच्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट करंट है. ये 5 याद रखो. क्या क्या? कम्युनिकेशन विद प्रेसिडेंट ऑडिटर एक्सपर्ट, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंस, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर और ऑडिट प्रोग्राम कंक्लूजन रीच्ड. परमानेंट में क्या लिखोगे? लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये किसका पार्ट है? परमानेंट का पार्ट
है, जैसे एमओए एओए, है ना। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड परमानेंट का पार्ट है। कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर परमानेंट का पार्ट है। नोट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर, ये सब किसका पार्ट है, परमानेंट का। इजी। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। देखो, एज पर एसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्या नाम है, एज पर एसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एवरी एंगेजमेंट लेटर शुड कंटेन द फॉलोइंग। क्या क्या होना चाहिए, बस ये लिखो। तुम ये भी लिख सकते हो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन बिटवीन देम। आगे जाके कोई कंफ्यूजन हो इसके लिए ऑडिटर क्या भेज देता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। एज पर एसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर शुड कंटेन द फॉलोइंग, ये भी बहुत इजी है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा क्या काम है, हम इसमें लिख देंगे। वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट, हम जो रिपोर्ट देंगे वो कब तक वैलिड होगा, है ना। नीड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, हमको इंटरनल ऑडिट का क्या क्या काम यूज करना है हम वो भी लिख देंगे। और बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑन ऑडिट फी, ऑडिट फी का डिटेल, तो क्या क्या तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिए। नीड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर हमको यूज आएगा, बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ऑडिट फी वो भी लिख दिए, वैलिडिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मेरी एंगेजमेंट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी बता देंगे, तो सबसे पहले यही लिखना, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर, समझ आ रहा है, ये सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं, एंगेजमेंट लेटर में। दैट्स ऑल गाइस, समझ में आया। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, ऑडिट नोटबुक में अलग अलग चीजें, नोटबुक में क्या क्या था, नेम ऑफ एंटिटी, बिजनेस ऑफ एंटिटी, केएमपी का डिटेल, प्रोविजन ऑफ एमओए एओए, फ्रॉड का डिटेल, मिस रिप्रेजेंटेशन मिस स्टेटमेंट का डिटेल, है ना, अदर इश्यूज का डिटेल, अकाउंटिंग मेथड का डिटेल, अकाउंटिंग पॉलिसी का डिटेल। एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कंप्यूटेशन, बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ऑडिट फी, वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट, मैनेजमेंट कंफर्मिंग लेटर, ये सब एंगेजमेंट लेटर में होगा। तो हम लोग एंगेजमेंट लेटर कर लिए, ऑडिट प्रोग्राम कर लिए, ऑडिट एविडेंस कर लिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन पैफ कैप सब करा लिया, ऑडिट नोटबुक भी हो गया। क्लियर, करो ना इतना, मैं आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल ऑडिट में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, एकदम आराम से यू विल स्कोर अमेजिंग अमेजिंग मार्क्स। तो इतना आप लोग करके जाइए, मैं बता रही हूँ। हमने कंपनी ऑडिट कवर किया, हमने कारो कवर किया, हमने कॉस्ट ऑडिट कवर किया, हमने ऑडिट ऑफ एंटिटी कवर किया, 7 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन आता है। नफरा किया, सेक्रेटरियल ऑडिट किया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किया, ऐसे 230, 500, 299, आप समझ रहे हो कितना कुछ कवर हुआ है कितने कम देर के सेशन में। इतना करके जाइए, आपका ऑडिट का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑडिट का एग्जाम दीजिए और प्लीज बताइएगा पेपर कैसा आया। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है तुम लोग का पेपर जानने के लिए। तो जैसे एग्जाम से निकलोगे प्लीज अपडेट करना, बताना टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब चैनल पर कि कैसा हुआ आपका एग्जाम मैराथन को करके। तो मेक श्योर कि आपने ऑडिट की रफ्तार कर ली है, मेक श्योर आपने एमसीक्यू संग्राम सेशन जो लिया था वो भी कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। और मैं कल आप लोगों से मिलूंगी कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट दोनों के एमसीक्यू होंगे। समझ में आ रहा है, बस इतना कर लीजिए, आप एकदम इस पेपर में एग्जाम्शन ला रहे हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस।